नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर काफ़ी जुल्म ढाए जा रहे हैं। हाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां गए और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उनको कहा गया कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन जब भारत सरकार ने बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाकर कहा कि ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, तब फिर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने ये बयान दिया कि हाँ, 88 घटनाएं, हिंसक घटनाएं हुई हैं जिनमें हिंदुओं पर हमले हुए हैं, 70 की गिरफ्तारी हुई है, 80 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई और जो लोगों ने टीवी पे भी देखा कि हजारों की संख्या में दंगाई जा रहे थे, हिंदू घरों पर हमले हो रहे थे, जलाया जा रहा था, मंदिरों पर हमले हो रहे थे, यहाँ तक कि इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास के वकील रमन राय पर कातिलाना हमला हुआ, जो सामान्य तौर पर होता नहीं। किसी वकील पर हमला इसलिए हो कि किसी खास मुवक्किल का वो जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई हैं और मायावती ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि वहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो वहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि उन हिंदुओं को यहाँ लाए। और मायावती ने कांग्रेस की भी बहुत कड़ी आलोचना की कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं है, वो केवल संभल की बात कर रही है मुस्लिम वोटों के लिए, लेकिन उसको वहाँ के दलितों की कोई चिंता नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल ही वो जो है सो बेपरवाह है, उसकी कोई खोज खबर लेने वाली वो नहीं है, और विपक्षी दलों का भी यही रवैया है। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने की ज़रूरत है। और 1947, 48, 49 में जो हुआ और उसके बाद फिर 1970, 71 में हुआ, उसको अगर हम समझ लेंगे तो कारण पता चलेगा कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। एक दलितों के नेता हुआ करते थे जोगिंदर मंडल, जरा उनके बारे में थोड़ा जाने तो इस के कारणों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। वे बारिसाल ज़िले के थे जो भी बांग्लादेश में है, और अनुसूचित जाति के थे, और उनका ये मानना था कि सवर्ण हिंदू बहुत जुल्म करते हैं, न केवल अनुसूचित जातियों के ऊपर बल्कि मुसलमानों के ऊपर। इसलिए उनकी ये रणनीति थी कि मुस्लिम दलित गठजोड़ हो सकता है, और इसी के तहत वे पश्चिम बंगाल में भी मंत्री बने थे। और बाद में 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर को, तो उस समय शुरू में तो मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन बाद में जब शामिल हुए तो मुस्लिम लीग की तरफ से जोगिंदर मंडल को मंत्री बनाया गया, लॉ मेंबर। 1 नवंबर को उन्होंने जो है योगदान शुरू किया मंत्रिमंडल में लॉ मेंबर के रूप में। और जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद वे मुस्लिम लीग के ही सदस्य के रूप में पाकिस्तान चले गए, और जो पहली सरकार बनी उसमें भी उनको श्रम और विधि मंत्री बनाया गया। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कश्मीर का विभाग उनको दिया गया। लेकिन उसके बाद वहाँ दंगे हो गए और उन्होंने अपनी ओर से काफ़ी कोशिश की कि जहाँ अत्याचार, अनाचार, जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोकने में, वो देख रहे थे कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी। और अंत में स्थिति ये हो गई कि उनके खिलाफ ही गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। उनको जब ये साफ हो गया कि उनकी जो है अब उस सरकार में कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, उनकी कोई महत्ता नहीं रह गई है, तो 9 अक्टूबर 1950 को उन्होंने त्यागपत्र दिया और प्रधानमंत्री को एक लंबा उन्होंने लियाकत अली खान को रेजिग्नेशन लेटर भेजा। वो 26 पृष्ठों का है, वो प्रिंटेड 26 पेजेस, मुद्रित पृष्ठ है, यानी आप समझ सकते हैं कितना लंबा है। और उन्होंने सारे कारण बताए हैं कि वो क्यों इस्तीफा देने को मजबूर हुए हैं, जिसमें उन्होंने पृष्ठभूमि भी रखी है कि 1943 में जब फजल हक की सरकार गिर गई और अप्रैल 1943 में वहाँ पर जो है ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार बनी, तो फिर उन्होंने किस तरह से समर्थन दिया। फिर 1946, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी, ये भी बताया था कि 2 अनुसूचित जातियों को मंत्री बनाया जाए, साथ ही जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए का बजट आवंटन किया जाए, और जो कम्युनल रेशियो के हिसाब से सरकार में नौकरियां दी जानी चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जब 1946 में चुनाव हुआ और उसके बाद सुहरावर्ती के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनी, तो फिर वे मंत्री बने, और उसके बाद अक्टूबर 1946 में उनको
इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने का न्योता मिला, सिर्फ 1 घंटा सोचने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मैं शामिल तो होऊंगा, लेकिन अगर हमारे नेता अम्बेडकर इसका विरोध करते हैं तो फिर मैं उससे बाहर भी हो जाऊंगा। लेकिन अम्बेडकर की सहमति मिल गई थी, फिर उसमें शामिल हुए और उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि सोहरावर्दी की जब सरकार थी उसी समय 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन का आह्वान जिन्ना ने किया तो उसके बाद कलकत्ता में भयंकर दंगे हो गए। फिर भी मैंने जो अपनी पत्रिका जागरण है उसके माध्यम से अनुसूचित जातियों को अपील की कि वो जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनको बचाने का काम अपनी जान को जोखिम में डाल करके नहीं करें, और उसका प्रभाव भी पड़ा था। हालांकि इस कारण हिंदू हमारे विरुद्ध हो गए और मुझे रोज़ धमकियां भरे पत्र मिलने लगे, बल्कि हमारे ऊपर हमले भी होने वाले थे। लेकिन उन्होंने ये लिखा कि आई ग्रेटफुली एक्नॉलेज दैट आई वाज सेव्ड बाय द कास्ट हिंदूज इन माई नेबरहुड। जो हमारे पड़ोस में उच्च जाति के लोग थे उन्होंने मुझे बचाया। लेकिन फिर भी मैंने जो है सो मुस्लिम लीग का साथ दिया और उसके बाद अक्टूबर में नोआखाली में भयंकर दंगे हुए जिनमें अनुसूचित जाति के अधिकतर लोग मारे गए और भी हिंदू मारे गए, लेकिन अनुसूचित जाति के थे और अनुसूचित जाति की महिलाओं का बड़ी संख्या में बलात्कार भी हुआ। और मैं खुद वहाँ पर जो है सो 2-3 इलाकों का, फेनी का और टिपेरी का, बहुत जगह मैंने जा कर के देखा तो हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिली और मैं बिल्कुल बिफर गया उन घटनाओं को देख करके कि कैसे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं पाकिस्तान गया और मैं मुस्लिम लीग के साथ मैंने माना कि भाई हिंदी जो अनुसूचित जाति हैं और मुसलमानों के हित एक समान है, दोनों आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस कारण से मैं पाकिस्तान चला गया। हालांकि मैं मानता हूं कि जो सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की शिकायत है वो बहुत हद तक तो सही हैं, लेकिन मैं ये भी मानता था कि ये पाकिस्तान उसका समाधान नहीं है। इससे और भी घृणा बढ़ेगी और अशिक्षा, गरीबी भी दूर नहीं होगी और शायद पाकिस्तान जो है जो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पिछड़े राष्ट्र हैं उनमें एक हो जाएगा। और उनकी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली, ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने लिखा है अपने त्याग पत्र में कि 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आश्वासन दिया था कि इस पाकिस्तान में हर संप्रदाय समुदाय के लोग जो हैं बराबरी का हक पाएंगे और शांति के साथ रहेंगे, उनके उन वायदों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के साथ बहुत ही ज्यादती की जा रही है, इसलिए वो सारी बातें खत्म हो गई। मैं बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। 32 करोड़ हिंदुओं ने मुझे हिंदू और हिंदुइज्म का दुश्मन मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी। 70 लाख जो अनुसूचित जाति के लोग थे पाकिस्तान में, मेरी अपील पर उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। पूर्वी बंगाल में या पूर्वी पाकिस्तान में जो ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार बनी तो मैंने उनसे कहा कि 2 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मंत्री बनाए, लेकिन वो टालने लगे। उनके बाद फिर नूरुल अमीन की सरकार बनी, उनको भी मैंने कहा आप बनाए, लेकिन उन्होंने भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, टाल मटोल की का ही रवैया रहा। फिर मैंने आपके सामने यानी लियाकत अली खान प्रधानमंत्री आपके सामने इस समस्या को रखा तो फिर आपका भी रवैया जो है सो टाल मटोल का ही रहा। इस तरह से बिल्कुल उपेक्षा की गई और उनकी हत्या भी की गई। बंटवारे के समय सोहरावर्दी ने साफ आश्वासन दिया था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में जब दंगे हुए तो बिल्कुल ही निर्ममता के साथ अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या की गई, उन महिलाओं का बलात्कार हुआ। उन्होंने कुछ उदाहरण दिया, जैसे गोपालगंज के दिघर पुल में एक मुसलमान जो है वो जा रहा था नाव से, वहाँ पहले से कोई नाम शूद्र जो है मछली मार रहा था तालाब में, उसने जाल फेंका। इस बात को लेकर के कोई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने झूठी नालिश कर दी जा करके कि हमारे साथ एक मुस्लिम औरत थी, उसके साथ छेड़खानी की, मेरे साथ मारपीट की, और एसडीओ ने बिना किसी जांच के पुलिस को भेज करके बहुत बड़ी संख्या में दलितों की वहाँ पिटाई की, उनके साथ अत्याचार किया। यानी बहुत जुल्म और सितम जो है सो ढाया गया। और इस तरह की घटनाएं सिर्फ गोपालगंज में नहीं, हबीबगढ़ जो कि सिलहट में है, नचोले जो कि राजशाही में है, कालशिरा जो खुलना में है, इन सारे जगहों पर इसी तरह की घटनाएं हुई जहां पर हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके घरों को जलाया गया। तो ऐसे सारे जो उदाहरण उन्होंने अपने जो है त्याग पत्र में दिए हैं। और जब ईस्ट बंगाल असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस के विधायकों ने इन मुद्दों को उठाया और स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया तो उनके
प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और जब उन्होंने विरोध में बहिर्गमन किया, वॉकआउट किया, तो फिर उन पर भी हमले हुए। और पूर्वी बंगाल के प्रेस में बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट छापी गई कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये बहुत ही एग्जेजरेटेड रिपोर्ट वहाँ पर छप रही थी और फिर उसके बदले में वहाँ पर दंगे कराए गए और सरकारी अधिकारियों ने जो है सो दंगाइयों का वहाँ पर साथ दिया। जब ऐसी भयंकर स्थिति हो गई तो एक चर्चा चल पड़ी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल फिर से एक हो जाए, और इससे जो है पूर्वी बंगाल की सरकार और पाकिस्तान की सरकार काफ़ी जो है सो परेशान हो गई कि कहीं अगर ऐसा होगा तो इस संभावना को टालने के लिए इसने और भी दंगे कराए ताकि वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया जाए। वही एकमात्र उनको समाधान लग रहा था कि हिंदुओं को भगाने के बाद ही जो है पूर्वी पाकिस्तान में शांति आएगी। तो ये सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 8 अप्रैल 1950 को, जिसका मुख्य मकसद ये था कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन एक कतरा भी जो है उसका पालन पाकिस्तान में नहीं किया गया और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, की प्रताड़ना जारी रहा। एक ही विकल्प था, लिक्विडेशन और कन्वर्शन। या तो तुम कन्वर्ट करो, कन्वर्शन, या नहीं तो खत्म हो जाओ, तुम मर जाओ, यही एकमात्र था। एम मलिक को जो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया और उन्होंने कहा भी कि मोहम्मद साहब ने खुद ही जो है सो कहा था कि अरब में यहूदियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। और इसके जवाब में मौलाना अकरम खान, जो कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि मलिक को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो जो कह रहे हैं वो एक बात, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर जो मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद का लास्ट चैप्टर उन्होंने कहा, जहां उन्होंने खुद मोहम्मद ने कहा था कि अरब से यहूदियों को खदेड़ देना चाहिए। तो स्थिति आज ऐसी हो गई कि पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को बाहर कर देना है, मार देना है, यही चल रहा है। हिंदू बुद्धिजीवियों को खत्म कर देना है, यानी हिंदुओं का कोई भी भविष्य जो है अब वहाँ पर नहीं रह गया है, ऐसा उन्होंने अपने उस पत्र में लिखा। और ये कहा कि 50 लाख हिंदू जो है सो पूर्वी बंगाल छोड़कर चले गए हैं और एक मुस्लिम लीग की तरफ से बहिष्कार का आह्वान किया गया है कि हिंदू डॉक्टरों, हिंदू वकीलों, हिंदू दुकानदारों, व्यापारियों सबका बहिष्कार करो। अब स्थिति ये हो गई है कि अब वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही हैं। स्कूलों में 12 जो विशिष्ट मुसलमान हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इकबाल जैसे लोगों पे किताबें पढ़ाने की बाध्यता है। वहाँ पर पंडित छोड़ करके चले गए तो हिंदुओं को अपने कर्मकांडों के लिए कोई जो है पुरोहित पंडित नहीं मिल रहा है। जो सरकारी नौकरी में जो हिंदू हैं उनका सुपरसेशन हो गया है या उनका डिसमिसल हो गया है। चोरी डकैती तो हो ही रही है, हालांकि बलात्कार की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, बल्कि जो सवर्ण महिलाएं हैं वो ईस्ट बंगाल छोड़ करके वेस्ट बंगाल या भारत के अन्य हिस्सों में चली गई हैं और दलित महिलाएं बची हुई हैं, उनके साथ अभी भी बलात्कार हो रहा है, लेकिन मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। और पश्चिमी पाकिस्तान की बात की जाए तो जो पश्चिमी पंजाब है उसमें 1 लाख जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, लेकिन उनमें अधिकतर का धर्मांतरण करा दिया गया। हिंदू महिलाओं का अपहरण किया गया और उनका भी फिर धर्मांतरण कराया गया। 363 हिंदू मंदिर और गुरुद्वारों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, उनको बूचर खाने और होटलों में तब्दील कर दिया गया। हिंदुओं की ज़मीन को मुहाजिरों में बांटा गया। तो पाकिस्तान में हिंदू जो हैं अपने ही राष्ट्र में स्टेटलेस हो चुके हैं। उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई भी जगह पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ या तो धर्मांतरण करें, कन्वर्शन और लिक्विडेशन। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा अब सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया। अब ये तो बात हुई 1947, 48, 50 और बाद में जो है जोगेंद्र मंडल भारत आए, हालांकि यहाँ राजनीतिक रूप से उनको स्वीकार नहीं किया गया, चुनाव भी लड़े, हार गए। अब आते हैं 1970-71 की घटना पर। 70 में पहली बार वहाँ चुनाव हुआ दिसंबर में, और वो पहला चुनाव था जो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, लेकिन जो चुनाव के परिणाम बड़े हैरान करने वाले थे। 313 सदस्यों की जो नेशनल असेंबली थी उसमें 167 सीटें पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान की थी, और उनमें जो है 169 थी, उनमें 167 सीटों पर आवामी लीग की जीत हुई थी मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। और जो पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी थी भुट्टो की, उसको पश्चिमी पाकिस्तान में केवल 83 सीटें मिली थी। यानी नेशनल असेंबली की जो कुल संख्या थी उसमें पूर्ण बहुमत आवामी लीग को था, और पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग की सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं होने दिया गया। और जो प्रोविंशियल असेंबली थी वहाँ भी प्रचंड बहुमत मिला था आवामी लीग को।
इस परिणाम से इतनी घबराहट हो गई पाकिस्तान में, जो जो आर्मी की लीडरशिप थी, सैन्य नेतृत्व और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको फांसी दे दी गई, इसलिए उनके प्रति संवेदना भी है। लेकिन लोकतंत्र को कुचलने में भुट्टो की बड़ी अहम भूमिका रही थी और उन्होंने बहुत साफ कर दिया था कि किसी कीमत पर जो है सो मुजीबुर रहमान या पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यहाँ की सरकार की बागडोर नहीं सौंपी जाएगी। दरअसल मुजीबुर रहमान को बहुत पहले से बदनाम किया जा रहा था, क्योंकि वो एक स्वायत्तता का आंदोलन चला रहे थे और 1966 से ही उनका आंदोलन चल रहा था। इसमें ये मांग की जा रही थी कि केवल 3 विषय जो है वो केंद्र के पास होने चाहिए, जिसमें था विदेश विभाग था, रक्षा था और करेंसी था। बाकी कहना था कि वो प्रांत के पास होना चाहिए और इसी आधार पर चुनाव लड़ा गया था। तो एक तरह से जनमत संग्रह भी था कि जनता किसका साथ देती है, और जनता ने साथ दिया था। वैसे और भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे सत्यम राय चौधरी ने एक पुस्तक का संपादन किया है, योर बंग बंधु, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुने गए थे और वहाँ पर उन्होंने 25 अगस्त 1955 को कहा था कि इसको ईस्ट पाकिस्तान न कहा जाए, इसको ईस्ट बंगाल कहा जाए। और 21 जनवरी 1956 को उन्होंने, डिप्टी स्पीकर थे सी गिब्बन, जब बात आई कि द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसकी अध्यक्षता जो है, सभा की अध्यक्षता कोई एक गैर मुसलमान कैसे कर रहा है, और ये तो देश सभी के लिए है, तो फिर इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी थी जिसके आधार पर उनको बदनाम किया गया कि मुजीबुर रहमान की वफादारी जो है वो पाकिस्तान के प्रति नहीं है, और इसमें बहुत अग्रणी भूमिका जो थी वो इनकी थी, भुट्टो की। लेकिन चूंकि चुनाव में जीत गए तो याहिया खान जो है सो उनसे वार्तालाप करने के लिए 12 जनवरी 1971 को ढाका गए और उन्होंने देखा कि मुजीब का रुख लचीला है, तो उन्होंने कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा वक्तव्य दिया। लेकिन भुट्टो बिल्कुल विफर गए। उन्होंने कहा कि कोई संविधान नहीं लागू होगा, ये नेशनल असेंबली का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, उनको सत्ता नहीं सौंपी जा सकती है। और उनके प्रभाव में याहिया खान ने जो है सो नेशनल असेंबली के सत्र को अनिश्चित काल के लिए जो है सो स्थगित कर दिया। इसके विरोध में मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा का आंदोलन चला और 5 दिनों तक बिल्कुल ही पूर्वी बंगाल में जो है सो चीज़ें ठप रहीं, कोई गतिविधि नहीं हुई। और ये साबित हो गया कि पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान की जनता जो है मुजीबुर रहमान के साथ है। इससे फिर पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत भयंकर घबराहट हो गई कि, और वो मानते थे कि ये भारत जो है उसको तो हमेशा दुश्मन के रूप में दिखाना पाकिस्तान का काम था। ये भावना पूर्वी पाकिस्तान में नहीं था, और पूर्वी पाकिस्तान में ये माना जा रहा था कि रक्षा पर जो इतना बजट बढ़ाया जाता है भारत को दुश्मन बना करके, उसकी कीमत पूर्वी पाकिस्तान जो है चुका रहा है। और वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने आंकड़े दे करके ये प्रमाणित किया था कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का एक उपनिवेश बना दिया गया है। तो इसकी प्रतिक्रिया वहाँ पर थी। और 1965 के बाद ट्रेड एंड ट्रांजिट पॉइंट्स को भी बंद कर दिया गया था। इससे भारत का तो नुकसान हुआ था, लेकिन उससे पूर्वी पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ था। स्थिति ऐसी आ गई थी जबकि फजलुल हक जैसे नेता, जिन्होंने लाहौर रिजोल्यूशन में पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम लीग की तरफ से प्रस्ताव रखा था, उन्होंने भी पार्टी छोड़ करके स्वायत्तता के पक्ष में आंदोलन चलाया। सुहरावर्दी की स्थिति पहले ही खराब हो गई थी कि उनके जो है उनकी गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी। तो स्थिति वहाँ बड़ी भयावह होती जा रही थी। एक पूरा माहौल बन गया था ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। ये माना जा रहा था कि उसको दबा करके रखना है। अब ये ढाका में जो याहिया खान वार्ता करने जा रहे थे, इसके बारे में कहा जाता था कि ध्यान भटकाने का एक तरीका था, क्योंकि एक तरफ वो याहिया खान जो है वार्ता कर रहे थे मुजीबुर रहमान से, और दूसरी ओर वो आर्मी कैंटोनमेंट में बैठ करके जनरल से बातचीत भी कर रहे थे। और जब जनरल टिक्का खान को भेजा गया ईस्ट पाकिस्तान, तो ये बहुत साफ हो गया कि पाकिस्तान सरकार की मंशा क्या, क्योंकि टिक्का खान को बूचर ऑफ बलूचिस्तान माना जाता है। और टिक्का खान के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान में भयंकर जो है नरसंहार और बलात्कार हुआ। तो उन्होंने जो उनकी छवि थी एक बूचर की, उसको उन्होंने कायम रखा। याहिया खान ने बाद में ये कर दिया कि कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी उनकी कोई मंशा नहीं थी, ये केवल एक नाटक चल रहा था, जिस पर भुट्टो ने कहा कि हम अल्लाह को और सेना को धन्यवाद देते हैं कि वार्तालाप जो है सो नहीं जो है उसके साथ हो रही है। और बिल्कुल क्रैकडाउन उसके बाद शुरू हो गया। पीएन धर ने अपनी पुस्तक इंदिरा गांधी दी इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में साफ लिखा है कि
ईस्ट बंगाल में जो वर्चस्व था उसका पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र था, तो ईस्ट पाकिस्तान के वर्चस्व को समाप्त करने का एक तरीका ये था कि हिंदुओं को वहाँ से बाहर कर दो। लगता था कि हिंदुओं के कारण ही सारी समस्या है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भारत सरकार की थी उसका हवाला उन्होंने दिया है कि जब शरणार्थी जाएंगे तो उसके बाद यहाँ भी स्थिति खराब होगी, दंगे भी होंगे और उसको ये कहने का मौका मिलेगा कि देखो भारत में क्या हो रहा है। और उसने जो शरणार्थी आने लगे वहाँ से, वहाँ के दंगों के बाद, जुल्मों सितम के बाद, तो पहले तो हज़ारों की संख्या में, बाद में लाखों की संख्या में, 1.5 लाख शरणार्थी प्रतिदिन बैलगाड़ी से, रिक्शे से, नाव से, पैदल आ रहे थे। और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वो 1.5 करोड़ उनकी संख्या हो गई। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इस स्थिति में नहीं थी, इतना आर्थिक बोझ था कि कैसे उसको जो है सो उनको वहाँ पर रखा जाए, तो बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी। और पाकिस्तान सरकार ने कुछ एजेंट प्रोवोकेटर्स जो है उन शरणार्थियों में छोड़ दिया था ताकि वहां भी जाकर के तोड़ फोड़ कर सकें। और ये बिहारी मुसलमान थे। बिहारी मुसलमान का मतलब ये नहीं कि बिहार के मुसलमान, बल्कि भारत के जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो सब बिहारी मुसलमान थे। इन बिहारी मुसलमानों की सहानुभूति पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति थी, उनकी सहानुभूति पूर्वी बंगाल के प्रति नहीं थी और वे स्वायत्तता का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको भेजा गया था। तो वो सारे जो थे सो एजेंट प्रोवोकेटर्स थे। एक संडे टाइम्स के कराची संवाददाता एंथनी मैस्करन हस ने लिखा है कि आर्मी का इस्तेमाल अंतिम हद तक करने की योजना जो थी वो पाकिस्तान की थी। और उसने साफ कर दिया था कि बंगाली मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और पश्चिमी पाकिस्तान का नियंत्रण बनाए रखना ज़रूरी है। पूरी पाकिस्तान का धार्मिक गठजोड़ पश्चिमी पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। जब हिंदुओं को भगा दिया जाएगा तो उनकी संपत्ति गरीब मुसलमानों के बीच बांट करके उन्हें अपनी ओर कर लिया जाएगा। और इसी तरह की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में फरीदपुर डेडलाइन से छपी थी, जिसमें इसी तरह की बातें की गई थी कि हिंदुओं को मारने के लिए, भगाने के लिए मजबूर किया जाए और जो मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके भी घरों को जलाया जाएगा, उनके ऊपर भी वही काम किया जाएगा जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। जब शरणार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई तो भारत के लिए व्यवस्था हो गई कि उसको एक नीति तय करनी थी। इस बीच इंदिरा गांधी वहां गई, जिसमें साथ में पीएन धर भी थे, और उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने उस भयावह जो है स्थिति को देखा इंदिरा गांधी कैंपों में, शरणार्थी शिविरों में, तो इतनी भावुक हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। और वापस जब वे कलकत्ता राजभवन आई तो उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह से पाकिस्तान को नरसंहार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और विश्व को जानना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। शरणार्थी समस्या की जो नीति थी उसको लेकर के वो काफ़ी गंभीर हो गई और 16 मई को उन्होंने जो है साफ कर दिया कि शरणार्थियों को वापस जाना पड़ेगा। उनके कारण 260 करोड़ रुपए का जो है सो अधिभार पड़ रहा था बजट पे। ये तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर था और 80 करोड़ का अलग से जो था वो भी प्रावधान करना पड़ रहा था। 24 मई 1971 को लोकसभा में इंदिरा गांधी ने बयान दिया कि भारत कभी भी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नियंत्रण नहीं बरत रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है, क्योंकि वो पूरे सब कंटिनेंट में हमारी भूमि का इस्तेमाल अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कर रहा है और इसकी इजाज़त उसे नहीं दी जा सकती है और ये विश्व को बताने की ज़रूरत है। इस बीच जो है सो स्थिति और भी जब खराब होने लगे तो 28 जून को याहिया खान ने फिर से घोषणा की कि राजनीतिक सत्ता जो है नागरिकों को सौंप दी जाएगी। और अमेरिका के विदेश सचिव हेनरी किसिंजर भारत आए तो उन्होंने याहिया खान के वक्तव्य का स्वागत किया, लेकिन भारत की जो स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इंदिरा गांधी ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए कुछ करने के लिए तो उन्होंने घंटी बजाई और कहा बाहर से जनरल को भेजो। यानी उन्होंने मानेकशॉ को बुला कर रखा था और मानेकशॉ जब आए तो उन्होंने कहा कि वेल इफ़ यू कांट डू एनीथिंग ही विल डू समथिंग, यानी आप कुछ नहीं करेंगे तो हमारी सेना कुछ न कुछ करेगी। 2 अगस्त को याहिया खान ने घोषणा की कि मुजीबुर रहमान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो है सो फर्जी मुकदमा होगा, फर्जी ट्रायल होगा, उनको फांसी पे चढ़ाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने सारे राष्ट्राध्यक्षों को इस बारे में पत्र लिखा। मोहनलाल भास्कर ने अपनी पुस्तक मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था में लिखा था कि जब मैं मियांवाली जेल में था तो लालपुर से मुजीबुर रहमान को मियांवाली जेल लाया गया, उनको फांसी दी जानी थी और उसके लिए कब्र भी खुदवा दी गई थी और कब्र खुदवाने का काम हमलों से कराया गया, पाकिस्तानी बंदियों से नहीं कराया गया।
लेकिन इस बीच भुट्टो ने याहिया खां को समझाया कि अगर उनको फांसी दे दी जाएगी तो पूरा पूर्वी पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे इसके पहले 3 बार जो है सो फांसी देने की योजना बनी थी और कब्र जो है सो खुदवाई गई थी। ये तमाम सारी बातें जो है सो अलग अलग पुस्तकों में आई है। सिद्दीक सलीक की पुस्तक है जो कि ईस्टर्न कमांड के पीआरओ थे, कि विटनेस टू सरेंडर। उसके बाद प्रोफेसर अनवर पाशा ने एक उपन्यास लिखा है राइफल रोटी औरत, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की दरिंदगी का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन उनको पाकिस्तानी सेना ने जो है सो उनकी हत्या कर दी। आर्चर ब्लड जो कि वहाँ कौंसल जनरल थे, उन्होंने भी जो है इस बारे में अपनी पुस्तक लिखी है कि क्रूएल बर्थ ऑफ बांग्लादेश। तो ये सारी पुस्तकों से साफ हो जाता है कि पूरी पाकिस्तान की ये रही कि हिंदुओं को बाहर करो, हिंदुओं को जिम्मेदार मान रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान में जो भी हो रहा है हिंदुओं के कारण हो रहा है, और उनके प्रभाव में कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं, तो हिंदुओं को खत्म करने पर ही शांति आएगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।